गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे CSMA CA। CSMA विद कोलिजन अवॉइडेंस, ये आप बोल सकते हो इसको कि कोलिजन हो ही ना, ऐसा इसके अंदर ट्राई किया गया है। और इसके अंदर है क्या, देखिए यहाँ ये बिजी चल रहा है, यहाँ बिजी चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ ये आइडल फ्रेम आया। उसके बाद आइडल फ्रेम आने के बाद इसने क्या किया, सेंडर ने अपनी इंटेंशन शो की कि डाटा भेजना चाह रहा है। ठीक है, दिस इज द कंटेंशन विंडो। जब इसने अपनी इंटेंशन शो की तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको एक इंटेंशन शो करने के बाद उसके बाद इसने देखा कि अब भी फ्रेम यदि खाली है तो उसके बाद ये अपना फ्रेम भेज देगा। स्लॉट खाली है, सॉरी, यदि स्लॉट खाली है, यदि चैनल खाली है, चैनल के ऊपर कोई और सेंडर नहीं है, तो ये अपना फ्रेम यहाँ सेंड कर देगा। उसके बाद इसका टाइम ओवर हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करेगा। CSMA CA, द IFS का मतलब आइडल फ्रेम स्लॉट, कैन ऑल्सो बी यूज टू डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ ए स्टेशन और ए फ्रेम। IFS जो स्लॉट होता है उसके अंदर वहाँ से भी किसी चीज़ की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द स्टेशन फाइंड्स दैट द चैनल इज बिजी, CSMA CA के अंदर क्या होगा, यदि उसको ये पता लगता है कि चैनल बिजी है, तो वो क्या होगा, इट डज नॉट रीस्टार्ट द टाइमर ऑफ द कंटेंशन विंडो। कंटेंशन विंडो का टाइमर रीस्टार्ट नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। और उसके बाद क्या है, वो फिर कब स्टार्ट होगा, जब चैनल आइडल हो जाएगा। उसके बाद जब चैनल फ्री हो जाएगा तो उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट होगा, जो उसका टाइमर है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए इसका मैं फ्लो डायग्राम बताता हूँ आपको। यहाँ ये स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, डाटा रेडी हुआ सेंडर के पास, और उसके बाद उसने चांस कितना लिया है, अभी कितनी बार ट्राई किया है सेंड करने के लिए, 0 टाइम है उसके, मतलब 0 टाइम्स, एक बार भी ट्राई नहीं किया। तो उसके बाद क्या है कि आइडल चैनल चेक करेगा, चैनल फ्री है क्या, फ्री है तो आगे बढ़ेगा, नहीं फ्री तो चेक करता रहेगा कि फ्री है नहीं है, फ्री है या नहीं है। वेट IFS टाइम के लिए वेट करेगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर चेक करेगा कि अब भी आइडल है क्या। यदि अब भी आइडल है तो चूज ए रैंडम नंबर R बिटवीन 0 एंड 2⁻k-1। 2⁻k-1 का मतलब ये है कि यदि आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो ये नंबर छोटा होगा, और यदि सेकंड टाइम कर रहे हो तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, यदि थर्ड टाइम कर रहे हो तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, फोर्थ टाइम कर रहे हो तो ये नंबर और बड़ा होता जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी कौन से बार ट्राई कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा नंबर होगा ये। वेट आर स्लॉट्स के लिए आप वेट कीजिए जब तक वो R स्लॉट पूरे ना हो जाए, जो आपने यहाँ रेंडमली सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर आप उस टाइम के लिए वेट कीजिए। उसके बाद भी आपको फ्री मिलता है तो क्या होगा कि आप अपना फ्रेम सेंड कर देंगे। हर एक स्लॉट के बाद यदि आइडल है, आइडल कंटिन्यू रहता है, ठीक है, आइडल कंटिन्यू है तो आप कंटिन्यू कीजिए, यदि बिजी है तो उसको होल्ड कर दीजिए, और दोबारा तब स्टार्ट करेगा टाइमर जब वो दोबारा आइडल हो जाएगा। ये जो फ्रेम है वो स्पेशली इंटेंशन शो कर रहा है कि हम अभी डाटा भेजना चाह रहे हैं। और वो R फ्रेम तक के लिए जो रैंडम एक नंबर है R, उस तक के लिए वो वेट करेगा, उतने स्लॉट्स तक वेट करेगा, और हर स्लॉट पे ख़त्म होने के बाद वो चेक करेगा अब भी आइडल है क्या। आइडल है तो कंटिन्यू करेगा, और यदि आइडल नहीं है तो वो उसका टाइमर रुक जाएगा, और तब दोबारा से स्टार्ट होगा जब वो दोबारा से आइडल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेंड फ्रेम, और उसके बाद क्या है, वेट टाइम आउट तक के लिए, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो वेट करेगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट चेक करेगा कि इसके अंदर कोलिजन डिटेक्शन वाला काम नहीं है। कोलिजन डिटेक्शन CSMA CD में जो था, कोलिजन डिटेक्शन भी
करता था वो, तो यहाँ वो काम नहीं है, कोलिजन डिटेक्शन नहीं होगा इसके अंदर। यदि ये एक्नॉलेजमेंट की वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो सक्सेसफुल हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो ये दोबारा ट्राई करेगा। कितनी बार ट्राई कर सकता है? मैक्सिमम 15 टाइम्स। ध्यान रखना ये चीज़, इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट की वेट करेगा, जैसा CSMA के अंदर वेट करता था। CSMA CD के अंदर एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता, वो चेक कर लेता है कि कोलिजन हुआ या नहीं हुआ। यदि कोलिजन हो गया तो वो वहीं से अपना रीइनिशिएट करता है कि उसको अपने डाटा को दोबारा भेजा जाएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? CSMA CD और CSMA CA के अंदर डिफरेंस क्या है? जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या है इनके अंदर डिफरेंस? जो CSMA CD है वो कोलिजन होने के बाद इफेक्टिव है, मीन्स कोलिजन से पहले वो कुछ चेक नहीं करेगा, कोलिजन हुआ तब वो एक्टिव होगा। और CSMA CA जो है, जो भी काम करेगा वो कोलिजन से पहले, जो प्रिकॉशंस लेने कोलिजन से पहले लेगा। यहाँ जो एक्शन लिया जाएगा कोलिजन के, ये एक्टिव तब होगा जो कोलिजन हो जाएगा उसके बाद। और ये काम कब करेगा, इफेक्ट मीन्स अपने एक्शंस कब लेगा? कोलिजन से पहले ही लेगा, कोलिजन तो इसमें डिटेक्ट होगा ही नहीं। CSMA CD है वो वायर्ड नेटवर्क के लिए जनरली यूज होता है, और CSMA CA जो है वो कॉमनली यूज होता है वायरलेस नेटवर्क्स के लिए। इट ओनली रिड्यूसेस द रिकवरी टाइम। जो CSMA CD है वो रिकवरी टाइम को कम कर देता है। और जैसे सपोज करो आपका डाटा का कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद डाटा को आपने रीसेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपको पता लगा कि कोलिजन हो गया, आप डाटा को रीसेंड कर दीजिए। और उसके बाद ये CSMA CA है, इट मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। इसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। CSMA CD जो है वो रीसेंड्स द डाटा फ्रेम व्हेन एवर ए कन्फ्लिक्ट अकर्स। जब भी कन्फ्लिक्ट अकर हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो रीसेंड कर देता है। ये इसकी एडवांटेज है, मतलब ये इसका मेन पॉइंट, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है, ठीक है। और इधर CSMA CA जो है वो ट्रांसमिट्स द इंटेंट टू सेंड द डाटा। ये इंटेंशन भेजता है पहले कि हम डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो डाटा नहीं भेजता, पहले एक इंटेंशन, पल्सेस के फॉर्म में इंटेंशन भेजता है। और उसके बाद क्या है? CSMA CD इज यूज्ड इन 802.3 स्टैंडर्ड, और यहाँ क्या होगा 802.11 स्टैंडर्ड। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड में यूज़ होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो इनको यूज़ करते हैं। इट इज़ मोर एफिशिएंट देन सिंपल CSMA। ज़्यादा एफिशिएंसी है, CSMA से ज़्यादा एफिशिएंसी है। और इसकी जो एफिशिएंसी है CSMA CA की, ये एफिशिएंसी सेम है जो CSMA की होती थी, ठीक है। यहाँ हमने टाइम सेव किया था, ठीक है। हमारा जो कोलिजन होने के बाद हमें वेट नहीं करना पड़ा था, यहाँ कोलिजन हो गया तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट ना हो जाए। एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो दोबारा रीसेंड करेंगे। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रुप, जिसके अंदर अब तक हम जो रैंडम एक्सेस पढ़ रहे थे अब तक, अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ कंट्रोल्ड एक्सेस पढ़ेंगे, और कंट्रोल्ड एक्सेस के अंदर हमारे 3 मेन हैं टॉपिक इसमें जो डिस्कस करेंगे: रिजर्वेशन बेस्ड, पोलिंग बेस्ड और टोकन पासिंग। रिजर्वेशन बेस्ड के अंदर एक रिजर्वेशन फ्रेम आता है। उस रिजर्वेशन फ्रेम के अंदर ये होगा कि कौन कौन से डाटा, कौन कौन से फ्रेम्स सेंडर कौन कौन से सेंडर अपना डाटा सेंड करेंगे, कौन कौन से सेंडर अपने फ्रेम्स सेंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इधर यहाँ शुरू में आया ये जो है ये रिजर्वेशन कर रहा है, ये रिजर्वेशन फ्रेम है। रिजर्वेशन फ्रेम आया सबसे पहले, छोटा सा फ्रेम है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 पे 10110। यदि 5 डिवाइसेस हैं तो पहला जो बिट है वो पहले डिवाइस के लिए, दूसरा जो बिट है दूसरे डिवाइस के लिए, इस तरीके से सारे बिट्स होंगे। अब यहाँ से ये पता लगेगा कि नंबर 1 डिवाइस, नंबर 3 डिवाइस और 4 डिवाइस डाटा सेंड करेंगी। तो नंबर 1 डिवाइस का डाटा आएगा, नंबर 3 डिवाइस का आएगा और नंबर 4 डिवाइस का आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से फ्रेम आया, रिजर्वेशन फ्रेम।
इसने ये बताया नंबर 1 का डाटा तो आएगा, नंबर 2 का डाटा नहीं आएगा, 3 का डाटा नहीं आएगा, 4 का और 5 का, इनका डाटा नहीं है। तो ये यहाँ से पता लगेगा। तो क्या होगा कि नंबर 1 ने डाटा अपना भेज दिया, उसके बाद क्या है, ये और वेट नहीं करेगा कि और कोई भेजेगा या नहीं भेजेगा। पता था कि एक ही सेंडर ने अपना डाटा सेंड करना था, तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट रिजर्वेशन फ्रेम आ जाएगा। अब इस रिजर्वेशन फ्रेम में किसी ने भी अपना रिजर्व नहीं किया, किसी ने रिजर्व नहीं किया, तो एक रिजर्वेशन फ्रेम और आएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये है रिजर्वेशन एक्सेस मेथड। नेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट एंड पोल फंक्शन। इसके अंदर क्या है, एक सर्वर होगा और ये जो है ये क्लाइंट्स होंगे, आप कह सकते हो। तो जब सर्वर ने डाटा सेंड करना है तो वो क्या है, जिसके पास भी उसने डाटा सेंड करना है तो वहाँ वो सिलेक्ट भेजेगा कि मैं आपको डाटा भेजना चाह रहा हूँ। फिर ये इसको एक्नॉलेज करेगा कि एक्नॉलेज मीन्स भेज दीजिए, और उसके बाद फिर ये अपना डाटा सेंड करेगा। डाटा सेंड करने के बाद जब इसको रिसीव हो जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इसको। ये इस तरीके से प्रोसेस होगा। यदि क्लाइंट ने सर्वर को भेजना है तो क्या होगा, तो ये होगा, इसको ये पोल करेगा पहले। प्राइमरी जो सर्वर है वो इसको पोल करेगा, मीन्स ये इससे पूछ रहा है कि आपके पास डाटा रेडी है, तो ये कहेगा कि नहीं अभी नहीं। उसके बाद क्या है कि यहाँ से इसको पोल करेगा, पोल करके इससे पूछ रहा है कि क्या आपके पास डाटा रेडी है, तो ये डाटा भेज देगा, ये उसको एक्नॉलेज कर देगा कि है। तो दो बात है कि यदि प्राइमरी ने इनको भेजना है क्लाइंट्स को, मीन्स सर्वर ने यदि क्लाइंट्स को डाटा भेजना है तो वो उसको जिसके पास भी भेजना है सिलेक्ट करेगा, वो उसको एक्नॉलेज कर देगा, फिर डाटा सेंड कर देगा। अब यहाँ सर्वर क्या करता है, हर क्लाइंट से पूछता है कि डाटा भेजना है, वो मना कर देगा। फिर आगे से पूछा कि डाटा भेजना है, वो यदि डाटा है तो भेज देगा, नहीं तो NAC मीन्स नॉट एक्नॉलेज मना कर देगा। फिर उसके बाद थर्ड पे जाएगा, फिर फोर्थ पे जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद क्या है, लॉजिकल रिंग एंड फिजिकल टोपोलॉजी इन टोकन पासिंग एक्सेस मेथड। टोकन पासिंग एक्सेस मेथड, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। फिजिकल रिंग हो सकता है, ड्यूअल रिंग हो सकता है, और उसके बाद क्या है, बस रिंग हो सकता है। उसके बाद क्या है कि स्टार रिंग हो सकता है। इसमें क्या है कि कोई या तो इसमें एक कोई मास्टर होगा, वो टोकन को कंट्रोल करेगा, या फिर वो टोकन ऑटोमेटिकली ऐसे घूमता रहेगा, ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो टोकन इस तरीके से पास होता रहेगा। तो जिसके पास भी टोकन जाएगा उसके पास राइट है डाटा सेंड करने का, वो उस टाइम उसकी टर्न होगी। ठीक है, टर्न, टोकन का मतलब टर्न होगी उसकी। यहाँ क्या है कि ड्यूअल टोकन है, एक टोकन इस तरीके से क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ये चेक कर लेंगे कि एक टाइम में किसी दो के पास क्लैश ना हो। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखा जाएगा, एक टाइम में दो डाटा सेंड करने के लिए रेडी ना हो, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया है कि यदि नंबर ऑफ यूजर बहुत ज़्यादा है, एक बार यहाँ से यदि पास हो गया टोकन, तो उसके बाद नेक्स्ट की जो टर्न आए, सपोज करो मैं इस तरफ घूम रहा हूँ, तो दोबारा इसकी जो टर्न आएगी या इसकी जो टर्न आएगी वो काफ़ी देर बाद आएगी। या एक बार यहाँ से निकल गए, यहाँ आ गए, तो इसकी टर्न काफ़ी देर बाद आएगी। तो इसलिए ये है कि सपोज करो इसको 1 मिलीसेकंड टाइम लगता है यहाँ पे घूमने में, तो 1 मिलीसेकंड के अंदर इसकी टर्न दोबारा आएगी। सपोज करो हाफ मिलीसेकंड में इसके पास डाटा रेडी हो जाए। तो ये ऐसे जो चांसेस होते हैं उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए, उन टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम बचाने के लिए ये ड्यूअल टोकन रिंग यूज़ होता है। ये है बस रिंग। बस रिंग के अंदर क्या है कि यहाँ टोकन इस तरीके से पास होगा, टोकन पास होता जाएगा। पहले इसके पास 1 के पास है, फिर 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा, फिर 4 के पास जाएगा, इस तरीके से टोकन चलता रहेगा। यहाँ हब है, हब सभी के पास टोकन पास करता है और कंट्रोल करता है। जैसे इसमें जो ट्रांसमिशन होगा वो हब के थ्रू ही होगा। ठीक है, ये हम टोपोलॉजीज पढ़ चुके हैं डिफरेंट टोपोलॉजीज के लिए। उसके बाद वो टाइप ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट टाइप आती है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन इज़ ए मल्टीपल एक्सेस मेथड in which the available bandwidth of link is shared in time, frequency और through code। या तो टाइम में शेयरिंग होती है, या उसकी फ्रीक्वेंसी में शेयरिंग होती है,
या कोड में शेयरिंग होती है। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस 3 चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। 3 चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल हम यहाँ यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो है प्रोटोकॉल वो क्या है कि FDMA, सेकंड है TDMA और थर्ड है CDMA। FDMA मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और कोड डिवीजन मीन्स CDMA मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। We see that application of all these methods in chapter 16 when we discuss the cellular phone system। ये इसके लिए मैं कुछ लिंक दे रहा हूँ, आपको नीचे देख लेना, उस लिंक में आपको ये डिटेल में मिलेंगे। अब है FDMA। FDMA के अंदर क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के चैनल बना दिए जाएंगे, छोटे छोटे चैनल, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के चैनल बना दिए। एग्जांपल दूं इसका, जैसे आपका रेडियो बैंड है, FM रेडियो बैंड 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक है। अब ये तो एक बैंड अवेलेबल है आपके पास FM ट्रांसमिशन के लिए। अब इसके अंदर 91.4 पे क्या चलेगा, 94.6 पे क्या चलेगा, 98.2 पे क्या चलेगा, ठीक है, ये डिफरेंट चैनल्स हैं। 102.4 पे क्या चलेगा, ये डिफरेंट चैनल जिसमें हमने बना दिए। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। हाँ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर दी डिफरेंट चैनल्स के लिए। ये एक बैंड था, जो बैंड अवेलेबल था हमने उसको फर्दर छोटे चैनल में डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या है कि जो रेडियो सिटी को जो मिला या बिग FM को मिला, जो भी FM है, मेरे को इनके एग्जैक्टली याद नहीं है, ये FM गोल्ड है, इनको जो भी फ्रीक्वेंसीज मिली, उन फ्रीक्वेंसीज के अंदर ये कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन करेंगे। उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इनका परमानेंट राइट रहेगा, उसके ऊपर ये परमानेंटली अपना डाटा ट्रांसफर करेंगे, या इसको सबलेट कर सकते हैं आगे, ठीक है। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी चैनल है वो इनके पास ही रहेगा, उसको कोई और यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है कि इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी चैनल बना दिया, तो वो एक फ्रीक्वेंसी चैनल एक यूज़र को अलॉट कर दिया, दूसरा फ्रीक्वेंसी चैनल दूसरे यूज़र को, तीसरा फ्रीक्वेंसी चैनल थर्ड को, फोर्थ वाला फोर्थ को। अब इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है जब भी आपके पास डाटा अवेलेबल है तभी आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब मेरी टर्न आएगी, कब मैं डाटा सेंड करूँगा, वो आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है यदि आपके पास डाटा काफ़ी देर में रेडी हो रहा है ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस टाइम आपका जो चैनल है वो आइडल जाएगा, मीन्स वो फ्री जाएगा उतने टाइम के लिए। यदि फ्री जाएगा उस टाइम के लिए, उस टाइम उसके पास भेजने के लिए कोई डाटा ही नहीं है, तो इट इज़ द वेस्टेज ऑफ चैनल टाइम, चैनल के टाइम की वेस्टेज हो रही है। तो जो चैनल है, चैनल का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक किसी आपको पता होगा कि एक चैनल के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आती है तो उसके लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं वो चैनल के जो ऑनर होते हैं, कितना पैसा चार्ज करते हैं, बहुत हाई प्राइस होता है उसका। क्यों होता है हाई प्राइस, क्योंकि वो जो टाइम, जितने टाइम के लिए वो दी जाती है, वो टाइम बहुत वैल्यूएबल टाइम होता है। तो किसी भी चैनल का जो टाइम जो फ्री जाता है, जो आइडल जाता है, जो टाइम जाता है, वो लॉस है डायरेक्टली किसी भी चैनल को। अब देखिए, आपको ध्यान हो 2G स्कैम था, एक लाखों करोड़ का स्कैम हुआ था। वो क्या स्कैम था एक्चुअल में, स्कैम जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ज़मीन के अंदर रिसोर्सेज हैं या जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, स्पेक्ट्रम्स अवेलेबल हैं, वो उनके ऊपर सभी के ऊपर गवर्नमेंट का राइट है। अब गवर्नमेंट उनको सेल करती है और उसकी बिड होती है, मीन्स उसकी नीलामी होती है, और उस नीलामी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पे करेगा, सबसे ज़्यादा कोट करेगा, उसको वो दे दिया जाता है, वो बिड उसको दे दी जाती है, वो चैनल उसको दे दिया जाता है। ऐसी 2G चैनल्स के लिए, स्पेक्ट्रम्स के लिए
कुछ बिड होनी थी और वो जितने रुपए में परचेज की गई, तो आगे ये कहा गया कि ये इससे ज़्यादा की सेल होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बहुत हाई कॉस्ट पर ये इनका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स हैं, फ्रीक्वेंसी चैनल्स हैं, वो सेल होते हैं। ये बताया मैंने एफडीएम में। इसको कुछ एक अलग एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, समझाऊंगा मैं अभी। एफडीएम में क्या है, इन एफडीएम में द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ कॉमन चैनल इज डिवाइडेड इनटू बैंड्स दैट आर सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड। इनमें गार्ड बैंड भी होते हैं बीच में, ताकि एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे। देखिए यहाँ गार्ड बैंड आपको दिखेगा बीच में, यहाँ देखो ये बीच में कुछ खाली जगह दिख रही है ना, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये गार्ड बैंड है। ये गार्ड बैंड हमेशा दिया जाता है एक चैनल से दूसरे चैनल के अंदर, सो दैट इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो दूसरे को इंटरफेयर ना करें। एक की फ्रीक्वेंसीज दूसरे को इंटरफेयर, इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे को इंटरफेयर ना करें, इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे को, इसमें कुछ कंसिडरेबल फ्रीक्वेंसी गैप होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा आप चलो अभी टाइम टीडीएम में और समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। अब देखो दूसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या है कि चैनल तो पूरा यूज होगा, चैनल के टुकड़े नहीं किए हमने। जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल था, बड़ा चैनल जो अवेलेबल था, बड़ा स्पेक्ट्रम अवेलेबल था, जितना फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी विड्थ जितनी अवेलेबल थी, वो हमने पूरी की पूरी यूज की। फ्रीक्वेंसी हमने सारी यूज की। वहां तो हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे चैनल में बांट लिया था। यहां क्या किया हमने, पूरी फ्रीक्वेंसी यूज की। फ्रीक्वेंसी बैंड पूरा यूज करने का बेनिफिट ये होगा कि आप को जब भी टाइम मिलेगा, जब भी थोड़ा सा भी स्लॉट मिलेगा, तब आप ज़्यादा डाटा भेज सकते हो। उस टाइम तभी आप बहुत ज़्यादा डाटा भेज सकते हो आप। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये हुआ। अब क्या होगा, लेकिन वो जो बैंड अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी बैंड अवेलेबल है, वो टाइम में डिवाइड कर दिया उसको। मीन्स एक टाइम स्लॉट के लिए वो इसको मिलेगा, दूसरे टाइम स्लॉट के लिए इसको मिलेगा, तीसरे के लिए इसको मिलेगा, चौथे के लिए इसको मिलेगा। इस तरीके से वो 4 डिफरेंट डिवाइसेस अलग अलग टाइम पे डाटा भेजेंगे। 4 डिफरेंट डिवाइसेस अलग अलग टाइम पे डाटा भेजेंगे। जैसे यहाँ जो डाटा भेजा वो फर्स्ट ने भेजा, यहाँ जो भेजा वो सेकंड ने, यहाँ थर्ड ने, यहाँ फोर्थ ने। मीन्स ये इसका यहाँ से टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक डायग्राम अलग अलग दिखा रखे हैं। ये एक डायग्राम है, ये दूसरा है। यहाँ आप टाइम का डिफरेंस देख सकते हो क्लियरली। यहाँ इस टाइम पर ये डाटा नहीं भेजेगा, इस पे भेजेगा। यहाँ क्या है, ये जो थर्ड डायग्राम है, इसके अंदर इन 2 स्लॉट में ये इनएक्टिव था और यहाँ इसने डाटा भेजा है। और यहाँ क्या है कि इन स्लॉट्स पे इनएक्टिव था, इसने यहाँ डाटा भेजा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। और जब भी ऐसा कुछ भेजा जाएगा, बीच में कुछ टाइम गैप रखा जाएगा, ताकि इनकी जो बिट्स हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। और साथ में कुछ सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस भी होती हैं, और चीज़ें भी होती हैं। वो आप मेरे जो मैंने लिंक दिया वहाँ देख सकते हैं, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इन टीडीएम में द बैंडविड्थ इज जस्ट 1 चैनल दैट इज टाइम शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेशंस। टाइम शेयरिंग तो कुछ आप ऐसा ही समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टैक्सी है, उस टैक्सी को अलग अलग पर्सन डिफरेंट टाइम के ऊपर लेके जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन आप ऐसे समझ सकते हो, एक टैक्सी है, उसके अंदर 5 बंदों को जाना है, तो वो उस सेम टैक्सी से जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। या एक और एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। ये देखिए एक रोड है, इस रोड के अंदर 1 किलोमीटर का रोड है। और सपोज करो मैं एफडीएमए की बात कर रहा हूं। पहले एफडीएमए की जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां इसको छोटे छोटे लेन्स में बांट दूंगा। जैसे आपने सुना होगा 6 लेन का रोड है, 4 लेन का रोड है, 8 लेन का रोड है, सुने होंगे ना ऐसे। तो सपोज करो मैंने इसको 4 लेन में डिवाइड कर लिया। अब क्या है कि ये जो लेन, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है और यहां डी है।
ए ने अपनी गाड़ियां भेजनी है तो ये इस लेन से भेजेगा, बी ने अपनी गाड़ियां भेजनी है तो इस लेन से भेजेगा, सी ने अपनी गाड़ियां भेजनी है तो इस लेन से भेजेगा, और डी ने अपनी गाड़ियां भेजनी है तो इस लेन से भेजेगा। डिफरेंट लेन्स का यूज करेंगे। ए की गाड़ी है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, बी अपनी गाड़ी ए की लेन से नहीं भेजेगा, सी अपनी गाड़ी इन दोनों की लेन में नहीं एंटर करवाएगा, सी की गाड़ी इसी लेन से जाएगी। यदि सी की गाड़ी खाली नहीं है, सी की लेन खाली नहीं है, तो सी और इनकी सब की खाली पड़ी है, तब भी सी इन तीनों की लेन में अपनी गाड़ी नहीं भेजेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब एक गाड़ी यहां भेज दी, यहां एक गाड़ी उतार दी, जब तक वो गाड़ी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएगी तब तक दूसरी गाड़ी नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, तो सभी अपनी अपनी लेन्स में गाड़ियां भेजेंगे। ये तो हुआ एफडीएम में। अब हम बात करते हैं टीडीएमए की। टीडीएमए के अंदर क्या होता है? टीडीएमए के अंदर क्या होगा कि इसके टीडीएमए के अंदर ऐसे कोई लेन्स ऐसी नहीं बटी हुई होंगी, और यदि लेन्स बटी हुई है भी तो वो क्या है कि उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी, कौन उसके ऊपर भेज सकता है कौन नहीं भेज सकता। उसके ऊपर क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उनके। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डाटा सेंड किया जाएगा डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। ठीक है, तो सपोज करो अब हम टीडीएमए की बात करते हैं। टीडीएम में तो यहाँ ABCD यूजर हैं। शुरू में 10 मिनट्स मिलेंगे ए को, ए उसमें अपना डाटा अपने गाड़ियां सेंड कर देगा। जितनी गाड़ी सेंड करनी है, मतलब 4 गाड़ियां इसमें एक टाइम में आ सकते हैं, तो 4 गाड़ियां भेज सकता है मैक्सिमम। पहले क्या था, ए एक गाड़ी भेज पा रहा था एफडीएमए में, ए एक गाड़ी भेज पा रहा था एक टाइम में, लेकिन अब ये 4 गाड़ियां भी भेज सकता है यदि इसके पास 4 रेडी हैं। तो बी वेट करेगा, तब तक सी वेट करेगा, डी वेट करेगा। इनकी गाड़ियां अभी लोड हो रही हैं, ये लोड हो रही है तो ये अपनी गाड़ियों को खड़े करते जा रहे हैं। जैसे ही 10 मिनट इसके पूरे हुए, 10 मिनट्स, तो ये बी की टर्न आएगी, ये 10 मिनट्स के लिए अपनी गाड़ियां भेज देगा। कितनी गाड़ियां भेज सकता है एक टाइम में? 4, क्योंकि हम देख चुके हैं इसमें 4 से ज़्यादा गाड़ी नहीं जा सकती। उसकी भी तो लिमिट है ना, इस रोड की भी तो लिमिट है कुछ। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद टर्न आएगी सी की, सी के पास जितनी गाड़ियां वो भेज देगा 10 मिनट्स में। उसके बाद डी की टर्न आएगी 10 मिनट्स के लिए, तो डी सेंड कर देगा। ऐसे क्या है कि हर एक को 10 मिनट्स मिलेंगे, 10 मिनट्स में वो अपनी गाड़ियां सेंड कर देंगे, और उसके बाद फिर टर्न आती है बी की आएगी। इस तरीके से चलता रहेगा। यहां टाइम डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है सीडीएमए। नेक्स्ट हम आते हैं सीडीएमए के ऊपर। सीडीएमए के अंदर जो चैनल है उसके अंदर क्या किया है कि हर एक जो पूरा चैनल है, पूरा स्पेक्ट्रम है, वो साइमल्टेनियसली डिफरेंट यूजर यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। एक रूम के अंदर 10 कपल बैठे हुए हैं, 10 पेयर्स बैठे हुए हैं, 10 पेयर बैठे हुए हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, पेयर, फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर है, फिफ्थ पेयर है, सिक्स्थ पेयर है, 7th, 8th, 9th और 10th पेयर। ये 10 पेयर बैठे हैं। ये 10 पेयर यहाँ बैठे हुए हैं। तो यदि मैं एफडीएमए की बात करूँगा तो ये कहेंगे कि हमें इतनी दूर बिठा दो कि हमारी आवाज़ दूसरे को सुनाई ना दे, हमें ऐसे आप आइसोलेटेड चैम्बर में डाल दो जो साउंड प्रूफ हो और हमारी आवाज़ दूसरे तक ना जाए। ये तो हो गया एफडीएमए की बात। फिर आ गया टीडीएमए। टीडीएमए में ये कहेंगे पहले तो फर्स्ट जो पेयर है वो अपनी बात बोल ले एक दूसरे से जो करनी है, फिर सेकंड कर ले, फिर थर्ड कर ले, फिर फोर्थ कर ले, फिर फिफ्थ कर ले, ऐसे डिफरेंट टाइम दे दीजिए। यदि मैं सीडीएमए की बात करूंगा तो सीडीएमए के अंदर क्या होगा कि सबको एक रूम में बिठा दे, सभी पेयर्स को, और कहा आपस में बात करो, चाहे तुम साइमल्टेनियसली बात करो, लेकिन आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करोगे। ये डिफरेंट लैंग्वेज में बात करेगा, ये डिफरेंट में बात करेगा, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, ये संस्कृत में,
ये पंजाबी में, ये उर्दू में, ये अरबी में, ये पर्शियन में, ठीक है, और ये कन्नड़ में, ये तमिल में, ये मराठा में, ठीक है। इस तरीके से ये सारे डिफरेंट लैंग्वेज में बात करेंगे। जब डिफरेंट लैंग्वेज में जब ये बात करेंगे तो एक दूसरे को ऐसे वर्ड नहीं आएंगे कि वो इंटरफेयर करें एक दूसरे को। नॉइस तो ज़रूर होगा, नॉइस तो ज़रूर होगा, लेकिन वर्ड ऐसे नहीं आएंगे जो दूसरे को इंटरफेयर करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो सीडीएम में ऐसा ही एग्जाम्पल है। सीडीएम के अंदर ये ज़रूरी है कि जो कपल, जैसे ये एक पेयर है, इस पेयर में एक ए होगा और एक बी होगा, तो ए और बी जो दो बंदे हैं तभी तो पेयर बनता है। इस पेयर को और इस पेयर को, वो दोनों को सेम लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। यहाँ जो सी और डी बैठे हुए हैं उनको सेम लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। यहाँ ई और एफ जो बैठे हुए हैं उनको एक सेम लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, इन दोनों को समझ आनी चाहिए वो ये ज़रूरी है। इट मीन्स, या मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ तो लैंग्वेज की बात कर दी, अब मैं कोड्स की बात करता हूँ। भाई ये डिफरेंट कोड्स में बात करेंगे, ये सीधी बात नहीं करेंगे, कोड्स में बात करेंगे। तो ए जिस कोड में बात करेगा, बी को वो कोड समझ आना चाहिए और वो इन सब को समझ नहीं आना चाहिए। सी जिस कोड में बात करेगा उसको, वो डी को समझ आना चाहिए और बाकियों को समझ नहीं आना चाहिए। वो इस तरीके से कोड्स चलेंगे यहाँ पे। तो सीडीएम में है, इसलिए बोला कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। डिफरेंट साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कोड्स के साथ, ठीक है। ये डिफरेंट कोड्स हैं, देखो ये कोड क्या गया, C4 गया, ये D4 गया, ये डिफरेंट कोड्स हैं, ठीक है। डिफरेंट ये डाटा है, साथ साथ जा रहा है। तो ये D1 C1, D1 और C1 यहाँ, ये D3 और C3 यहाँ। ये D1 ने अपना डाटा क्या किया, C कोड के साथ, C1 कोड के साथ लगा के भेजा। D3 ने अपना डाटा C3 के साथ लगा के भेजा। मीन्स कोड के साथ अपना डाटा मिक्स करके तब भेजना है, उनको साइफर कोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोड ट्रांसमिशन पे भी होगा और रिसीविंग पे भी होगा, रिसीविंग एंड के ऊपर भी होगा, वो सेम कोड जनरेट होगा। इस तरीके से है। CHIP चिप बोला है ना, इसको साइफर कोड जब हम लिखते हैं, साइफर कोड बाद में इनको बोलते हैं। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन, -1 डाटा बिट 0 है तो -1 को, और 1 है तो +1 को रिप्रेजेंट करता है, और जब साइलेंट है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। इनकी अपनी अलग कोडिंग है। ये इस तरीके से डाटा भेजता है। जो मैंने लिंक दिए हुए हैं उनमें देखना, आपको CDMM के बारे में थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा उसमें। यहाँ देखिए, यहाँ ये जब बिट 0 है तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होके जा रही है, यहाँ किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। तो एक जो डाटा है वो डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट होके आगे जाता है। ये देखिए, ये स्टेशन 2 का कोड है, ठीक है। स्टेशन 1 का कोड होगा, स्टेशन 2 का कोड, स्टेशन 3 का कोड, सबके डिफरेंट कोड्स होंगे। अब ये देखिए, इनमें से ये एक वॉल्श कोड है। वॉल्श कोड कैसे बनता है, W1 वॉल्श कोड बना है, W1 +1 है। W2 कैसे बनेगा, W2 बनाने का तरीका है, W2 जब बनाने का तरीका है तो इसके अंदर क्या है, जो 1 होगा वो रिपीट हो जाएगा विद दिस, मीन्स nth का मतलब 2 बना रहा तो n का मतलब 1 होगा उस टाइम। तो जो 1 वाला है, W1 है, वो रिपीट हो जाएगा। यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा, जैसे ये है, ये +1 था, +1 आ गया, +1 और यहाँ -1 आ गया। जब आप 4 बनाओगे तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब जो 2 का सेट बना है वो रिपीट होएगा, 2 का सेट रिपीट हो जाएगा, ये सेम और ये बार हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्श कोड बनते हैं। और आप उसके बाद W6 भी बना सकते हैं, W8 सॉरी 8 6 नहीं 8, 2 के बाद 4 के बाद 8, वो उसमें ये रिपीट हो जाएगा। नंबर ऑफ सीक्वेंस इन ए वॉल्श
टेबल नीड्स टू बी n इज इक्वल टू रेज़ टू पावर m। ये डिफरेंट कोड्स निकाल के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा मल्टीपल एक्सेस वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।